मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो बिहार का चुनाव आने से पहले जगह जगह पे लगातार इंटरव्यू दे रहा है, लगातार पॉडकास्ट दे रहा है, जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पर कभी पेश करता था, उसका असली चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है। मित्रों मैं आज बात कर रहा हूं, ये जो पटना वाला एक टीचर है, यूट्यूबर है, जिसका नाम है खान सर। हालांकि ये कोई खान सरवर नहीं मानता, ये खान मुल्ला है, ये कटमुल्ला है, और आज इसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले जब कोरोना का पीरियड चल रहा था और उसी वक्त जब चीन और भारत के बीच में एक संघर्ष हुआ था, गलवान वाली घटना हुई थी, उसी वक्त इस खान सर ने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उसने उस पूरे स्ट्रगल को या उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया था मैप के माध्यम से, और उसका वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वहीं से धीरे धीरे इस व्यक्ति की एक पहचान बनती चली गई। लोगों ने समझा कि ये राष्ट्रवादी व्यक्ति है, और जैसा कि आप जानते हैं हिंदुओं के अंदर शत्रुबोध तो वैसे भी शून्य ही होता है। अधिकांश हिंदुओं को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। अगर कोई भी विधर्मी थोड़ी से भी देशभक्ति की बातें कर देता है तो जो एक आम हिंदू होता है वो लहालोट हो जाता है। उसको लगता है कि वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा देशभक्त है, अरे मुसलमान होने के बाद भी देशभक्त है, तो बहुत बड़ा देशभक्त है। ये जो पूरा एक सिंड्रोम है, इसने हमारे हिंदू समाज का हमारे बहुत नुकसान किया है पिछले 1000 सालों में। अभी भी लगातार इसका नुकसान हम झेल रहे हैं। तो जब ये शुरुआत में आज से 5 साल पहले थोड़ा चर्चा इसकी बढ़ रही थी, चर्चित हो रहा था, उस वक्त ही मैंने फेसबुक पर इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को भी हज़ारों लोगों ने देखा था। मैं 3 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव था। अब मैं फेसबुक पर एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त भी उस वीडियो को हज़ारों लोगों ने देखा था। और तब मैंने बताया था कि ये जो खान सर है, ये जिहादी है, ये कटमुल्ला है, आज नहीं कल तो इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। उस वक्त कुछ लोग विरोध भी कर रहे होंगे या नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आज सबको धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आ रही हैं। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार का चुनाव, इसके पहले इसके जो इंटरव्यू हैं, इसके पॉडकास्ट है, इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और ये अपने विचारों के जरिए इसके 24 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं अपने राष्ट्रवादी चेहरे के नाम पर। और अब ये धीरे धीरे बिहार के अंदर लोगों की राय को बदलने की कोशिश कर रहा है। जो इसने पॉडकास्ट दिए हैं, अगर आप उन पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर ये खुल करके जो वक्फ का जो कानून जो सरकार लाई है, उस वक्फ कानून के खिलाफ ये बातें कर रहा है। उस वक्फ कानून को ये गलत बता रहा है तमाम इंटरव्यू और पॉडकास्ट में। और चूंकि ये जो है एक ऐसे लोग जो होते हैं, खासकर ये एक रिसर्च टीम के भरोसे चलते हैं। ये जो कुछ भी ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर, ये उनका खुद का ज्ञान नहीं होता है, ये उनका स्वतः अर्जित ज्ञान नहीं होता है। ये उनकी एक रिसर्च टीम होती है जो उनको रिसर्च करके देती है, और उसी रिसर्च को पढ़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह की जो शोध की एक टीम रखते हैं, उसी के आधार पर ज्ञान देते हैं, और फिर इसके बाद वो उस रिसर्च करने वाले का क्रेडिट खुद लेकर के बड़ा बनना चाहते हैं। मित्रों आप देखिए, मेरे पास ये तमामों पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकें नहीं है, बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो कि ये जीवन बहुत लंबा है। 40-42 वर्ष का मैं हो चुका हूँ, और मैं किराए पर रहा हूँ बहुत दिन तक, तो मेरे बहुत से पुस्तकें मेरी यहाँ वहाँ सब रह गई या बिक गई। लेकिन ये कुछ पुस्तकें जो फिर भी मैं बचा पाया, ये मेरे पास आज भी हैं। तो मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो मैं आपको यूट्यूब से बताता हूँ, मेरे पास अपनी कोई रिसर्च टीम नहीं है। जो मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं। इन पॉइंटर्स को लिख लेता हूँ, इन्हीं के आधार पर अपनी बात आपसे कहता हूँ। कोई बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो काम आ जाता है। कोई रिसर्च टीम नहीं रखता मैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो रिसर्च टीम रखते हैं, और फिर इनको जब रिसर्च टीम नहीं होती है, खुलकर कोई इंटरव्यू होता है, तो उस समय ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। इनका जो ज्ञान का छिछला स्तर है वो सबके सामने आ जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है खान सर को लेकर के। मित्रों अदिति त्यागी, जो कि एक न्यूज़ एंकर रही है, पत्रकार रही है,
और उन्होंने हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट किया था खान सर का, और उस पॉडकास्ट के अंदर इसकी जो पूरी की पूरी अंदर जो इसका जो भेड़िया छुपा हुआ था, जिस भेड़िए को इसने छुपा के रखा हुआ था खान सर ने, वो सारा भेड़िया जो है पूरा उस पॉडकास्ट के दौरान खुल करके सामने आ गया। कठमुल्ला हमेशा कठमुल्ला होता है, मुल्ला हमेशा कठमुल्ला ही होता है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। गुरु तेग बहादुर बहुत पहले ये बात कह गए थे, लेकिन हम आज पता नहीं क्यों लोग उस बात को भूल जाते हैं। गुरु तेग बहादुर ने ये कहा था कि अपने पूरे के पूरे हाथ को, अपने पूरे के पूरे हाथ को हाथ में तेल लगा लो, और उसके बाद जो सरसों होती है राई, उस सरसों में अपना हाथ डाल दो। इसके बाद अपना हाथ बाहर निकालो, और आपके हाथ में जितनी सरसों चिपकी हुई है, अगर उतनी बार भी अगर कोई विधर्मी वो कसम खा करके, किसी की कसम भी खाए, अल्लाह की कसम खाए, कुरान की कसम खाए, किसी भी की भी कसम खाए, उतनी बार भी अगर कोई कसम खा करके कुछ बात बोले तो उस पर विश्वास मत करना, उसकी खुद से जांच कर लेना। ये बात खुद गुरु तेग बहादुर हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को समझा कर गए थे, लेकिन हम अपने गुरुओं की बात नहीं मानते, हमारी गलती है। तो अब पॉडकास्ट में इससे सवाल पूछा गया, और इसमें इस सवालों में जब उसने उत्तर दिया, उसमें इसका पूरा ज्ञान जो है खुलकर सामने आ गया। सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर की झूठी प्रशंसा करते हुए, मैं स्वयं भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करता हूं कई मायनों में, उनके व्यक्तित्व के कई अलग पहलू हैं, जहां पे उनकी प्रशंसा करनी वहां प्रशंसा भी करता हूं, जहां पे लगता है उनके विचार सही नहीं है वहां पे समालोचना भी करता हूं, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर की झूठी प्रशंसा के चक्कर में, या उसको ज्ञान नहीं है खान सर को, क्या कह दिया खान सर ने, ये कह दिया कि अगर अंबेडकर के पीछे भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, बहुत बड़ा दलित संगठन था, अगर अंबेडकर भी चाहते तो जिन्ना की तरह से एक अलग राष्ट्र की मांग कर सकते थे, है मतलब वो कह रहा है कि दलितिस्तान बना सकते थे, इस तरह की उसके भाव हैं पाकिस्तान की तरह, लेकिन वो तो बड़े देशभक्त थे, इस तरह की बातें पूरी उसने कही। भाई मेरा ये कहना है खान सर को कि वो जरा इतिहास का अध्ययन करें। उनके पीछे आज भले ही उनको उनकी भगवान की तरह से पूजा की जा रही है दलितों के बीच में, लेकिन जब वो वक्त चल रहा था, जब आज़ादी का वक्त था, और जब आज़ादी हमको मिल गई, और 1947 के पहले जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भी अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था, और अंबेडकर अपने चुनाव लगातार हारते रहे हैं। यहाँ तक कि बॉम्बे से जहाँ पर वो अपना इलेक्शन लड़े थे, अपना चुनाव लड़े थे, वहाँ पे एक दलित रिजर्व सीट थी, एक दलितों के लिए रिजर्व सीट से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, और अंबेडकर उस चुनाव को बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। इसका उनको सदमा भी लगा था, और उनको हराया था कांग्रेस पार्टी के किसी दलित प्रत्याशी ने। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो जो दलित प्रत्याशी था वो नेहरू के परिवार का एक नौकर था, एक दलित नौकर था, और ये टीस अंबेडकर को जीवन भर रही कि नेहरू ने मेरे खिलाफ अपने परिवार के एक नौकर को उतारा, एक घरेलू नौकर को उतारा, जिसने कि मुझे हराया। यानी एक तरह से नेहरू ने औकात दिखाई कि तुम तो हमारे नौकर से भी नहीं जीत सकते चुनाव। इसका सदमा जो है, या इसकी जो दुख है, पीड़ा है, वो आजीवन अंबेडकर को के अंदर रही, और वो हमेशा इसीलिए नेहरू से हमेशा बहुत खफा रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कांग्रेस पार्टी, चूंकि उस वक्त सरदार पटेल गृह मंत्री थे और ज़्यादा समावेशी थे, तो उन्होंने कहा कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को शामिल करना चाहिए। इसीलिए इसके बाद दोबारा अंबेडकर ने चुनाव लड़ा बेंगलोर से, और जब वो चुनाव लड़े तो उनको कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिला, जिसके बाद कि वो चुनाव जीत सके कांग्रेस के सपोर्ट से, और जो चुनाव जीते, और इसके बाद फिर उनको कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से उनका नेहरू के साथ मतभेद हो गया। सरदार पटेल भी जैसे जैसे शारीरिक रूप से अशक्त होते गए, कमज़ोर पड़ते गए, वैसे वैसे जो है उनका निधन भी हुआ, और इसके बाद ज़्यादा बड़ी भूमिका धीरे धीरे नेहरू की हो गई, और फिर कांग्रेस पार्टी में वो समावेशी बात नहीं रह गई। और इसके बाद तो जानते हैं आपकी क्या स्थिति हुई, और अंबेडकर कहाँ चले गए, स्वयं ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और वो पार्टी सरकार छोड़ के चले गए। तो ये जो पूरा का पूरा इतिहास है, इस पूरे इतिहास में क्या बात समझ में आती है कि मैं अंबेडकर को एक देशभक्त मानता हूँ। निजी तौर पे मैं अंबेडकर को एक देशभक्त मानता हूँ, मेरा अपना निजी तौर पे मानना है। अगर आप उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उनके अंदर एक पीड़ा थी अपने समाज को लेकर के, अपने समाज की स्थिति को लेकर के, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो एक देश के साथ थे, वो देश के साथ थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
और उनको इस्लाम का जो सच है, जो जिहाद का सच है, उनको अच्छी तरह से पता था, मालूम था। अगर आप उनकी लेखनी को पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ये अलग की बात है कि लोग उनको उस तरह पढ़ते नहीं है, इसलिए लोग उनके बारे में कोई धारणा ठीक से बना नहीं पाते। यहाँ तक वो बात सब सही है, लेकिन उनके पास उस वक्त दलितों के बीच में इतना सपोर्ट नहीं था। दलितों के बीच में महात्मा गांधी ही ज़्यादा लोकप्रिय उस वक्त भी थे, इस वक्त भी। और इसीलिए ये सब कहना, कांग्रेस कोई दलित वोट करता था, बहुत दिन तक कांग्रेस को दलित वोट करता रहा। तो अंबेडकर और उनकी पार्टी या उनकी अंबेडकर की विचारधारा के लोग हैं, वो आज भी दलितों का वोट छीन नहीं पाए कांग्रेस पार्टी से। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र वगैरह में आज भी दलितों के वोट पर काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण रहता है। तो ये सब जो सारी की सारी स्थितियां हैं, इससे साफ लगता है कि खान सर को कुछ नहीं पता। उनके पीछे इतना बड़ा सपोर्ट नहीं था जिन्ना की तरह से कि वो कोई अलग देश बना लेते। सरदारों के पास में संगठन क्षमता थी। मास्टर ताराचंद जो थे, जो कि एक सिख अलगाववादी की तरह से कार्य कर रहे थे, और वो अलग एक सिख राष्ट्र की मांग उठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब जिन्ना ने जो है पाकिस्तान पे दावा कर दिया, ननकाना साहिब ले लिया, और ये सब चीज़ें उनके हाथ में निकल गई सिखों के हाथ से, जो बड़े रणजीत सिंह का लाहौर पूरा निकल गया सिखों के हाथ से। तो इसके बाद जब क्या बनाएंगे फिर जो है खालिस्तान, क्योंकि अगर खालिस्तान बनाते फिर तो पटना साहिब भी निकल जाता हाथ से सिखों के। फिर तो दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है, जहाँ इतना बड़ा बलिदान हुआ, वो भी उनके हाथ से निकल जाता। तो इसलिए उन लोगों ने स्वयं ही, जो सिख थे, उन्होंने स्वयं ही कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे, हम कोई जो है अलगाववाद का रास्ता नहीं पकड़ेंगे। मास्टर ताराचंद के विचार जो है वो सिखों ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन उनके अंदर संगठन क्षमता थी, वो संगठित हो सकते थे, लेकिन वो संगठित इस विचार के प्रति नहीं हुए। आज भी सिख जो है वो देश के साथ जुड़ा हुआ है, आज भी वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करता है। लेकिन अंबेडकर के संदर्भ में जो बात कही, वो बिल्कुल गलत बात कही खान सर ने, और उसको लेकर के समझ में आता है कि उनकी बुद्धि क्या है। और शायद उन्होंने कुछ पुस्तकें नहीं पढ़ी। रामचंद्र गुहा, जो कि एक वामपंथी इतिहासकार है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, इंडिया आफ्टर नेहरू या इंडिया आफ्टर गांधी, 2 पुस्तकें लिखी हैं। वो दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आता है कि उन्होंने काफ़ी तथ्यों का संकलन किया है। और मैंने इसमें जो अपनी बातें कही हैं, वो उनके पुस्तक के हिसाब से कुछ बातें कही हैं इसमें से। अब एक और उनसे देखिए क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं खान सर, उन्होंने और क्या क्या मिस्टेक की वो तो बताऊंगा आगे। लेकिन जरा देखिए कि खान सर जो है, ये बड़ी ही चतुराई से जो हिंदू लड़कियां आ रही हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक खबर आई थी, उन्होंने ये कहा, पता नहीं क्या उन्होंने एक काम किया कि उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हिंदू लड़कियां हैं सबको अलग से निमंत्रण दे रहे हैं, अलग से खाना खाने के लिए। अब मज़े की बात यह है कि जानकारी मिली कि वहाँ पे जो मुसलमान लड़के तो पहले से मौजूद थे उनके, और तमाम यार दोस्त। तो ये तो सीधी सीधी बात क्या है कि आप लव जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हो। खान सर जैसे लोगों की संस्थाओं में लव जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और जो हिंदू है उसके अंदर शत्रुबोध नहीं है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, और इसके बाद फिर पछताता है, बाद में चक्कर लगाता है बजरंग दल के और तमाम हिंदू संगठनों के दफ्तरों के, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक तो ये बड़ा विषय। दूसरा एक और भी एक बड़ा विषय है कि एक और भी किसी ने पॉडकास्ट किया था, और उस पॉडकास्ट में एक बार फिर से अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए इस खान सर ने ये कहा था कि अगर मारना भी था, अगर गोडसे को मारना भी था तो उस बुढ़े गांधी को क्यों मारा 1.5 पसली के? मारना था तो जिन्ना को मारता। यहाँ पर भी उन्होंने उनको इसका मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं। जिसको इतिहास में थोड़ी भी रुचि है उसने एक पुस्तक अवश्य पढ़ी होगी, जो बहुत ही मशहूर पुस्तक है, दुनिया भर में पढ़ी जाती है, भारत में बहुत पढ़ी जाती है, हर साल उसकी लाखों कॉपियाँ बिक जाती हैं, जिसका नाम है मिडनाइट फ्रीडम। ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की पुस्तक है। और इसमें यह बताया गया है कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, उस वक्त भारत के अंदर हालात क्या चल रहे थे, उस वक्त भारत के अंदर स्थितियाँ क्या थी। और उसमें गोडसे के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, और उसमें उस चैप्टर में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने ये बात लिखी है, बताई है कि गोडसे पहले जिन्ना को ही मारना चाहते थे। जिन्ना को मारने के लिए उन्होंने पुर्तगाल प्रशासित गोवा से हथियारों को लाने की कोशिश भी की थी, मोर्टार लाने की कोशिश भी की थी,
ना सिर्फ जिन्ना बल्कि उसकी पूरी कैबिनेट को उड़ाने के लिए दिल्ली में उन्होंने हथियारों के लिए पैसे भी जुटाए थे। और इसके अलावा उन्होंने कराची में पूरा प्लान था हमला करने का, और हमलावर भी थे वहाँ पे, नाथूराम गोडसे के समर्थक भी थे वहाँ पे। लेकिन जिन्ना इसलिए बच गया क्योंकि जिन्ना को भनक लग गई थी उसके समर्थकों को, और इसीलिए वो जिन्ना कराची में उस दिन उस रोड शो में आया ही नहीं। इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली जिन्ना ने। तो ऐसा नहीं कि जिन्ना के पीछे नहीं पड़े हुए थे, जिन्ना के पीछे ही पड़े हुए थे। लेकिन अगर ये सब पुस्तकें पढ़ी होती खान सर ने और अपनी रिसर्च टीम के भरोसे ना बैठे होते तो आज उनको इस तरह से अपमान ना झेलना पड़ रहा होता। मैं यही कहूँगा अपने बिहार के मित्रों से, अपने बिहार के भाइयों से और बिहार के छात्रों से कि भैया खान सर जैसे लोगों के लेक्चर सुन के आज तक कोई IAS नहीं बना, कोई PCS नहीं बना, किसी ने कोई परीक्षा पास नहीं की है। जो परीक्षा पास करता है अपनी मेहनत से पास करता है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सुनना है तो अंकित अवस्थी सर का बड़ा अच्छा होता है, उनको आप सुन सकते हैं। बाकी ये जो क्या नाम है इसका, ये जो विकास दिव्य कीर्ति, ये बहुत बड़ा पाखंडी है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी। तो इसी के साथ फिर से आपसे अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।